हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक हाक में। दोस्तों, आज इस वीडियो हम करने जा रहे हैं कि ब्लॉगर ब्लॉग के लिए एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखा जाए। सो फ्रेंड्स, ये करेंगे हम गूगल रिकमेंडेशन स्ट्रक्चर है जो एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का, उसकी हेल्प से। और इसके अलावा हम उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करते हैं, उसके अंदर हेडर और जो सब हेडिंग और उसके भी माइनर हेडिंग उसको कैसे मेंटेन करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है एक आर्टिकल में, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड किया जाता है किसी भी आर्टिकल में वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन से। Ways to write an SEO friendly article using any CMS। किसी भी CMS पे एक अच्छा SEO friendly आर्टिकल हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो किसी भी सेक्शन में विजिट करना है, जंप करना है, तो डायरेक्टली टाइम स्टैंपिंग जो नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेडिंग। कोई भी आर्टिकल शुरू होता है वो हेडिंग टैग से शुरू होता है। जैसे ये हेडिंग टैग है। इसके बाद ब्लॉगर हमें 3 टाइप की हेडिंग्स ऑफर करता है: मेजर हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग और माइनर हेडिंग। इसके बाद पैराग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंसर्ट इमेज, इमेज को कैसे डालेंगे और उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। एक्सटर्नल लिंक कैसे हमें एक आर्टिकल में देना है। और ये मेजर हेडिंग, हेडिंग और ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको हो सकता है आपको एक बार समझ में थोड़ी सी परेशानी हो अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो। बट अगर एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद कोई भी आर्टिकल आप लिख पाएंगे बिल्कुल आसानी से, उसको पूरी तरह से एसईओ फ्रेंडली आप कर पाएंगे। सो कस्टम ब्लॉगर थीम्स, जो आप ब्लॉगर के अंदर कस्टम ब्लॉगर थीम्स होती हैं उनको यूज करते हैं, तो आपको मेजर हेडिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। आपको मेजर हेडिंग कभी भी नहीं लिखनी है। आपका जो आर्टिकल स्टार्ट होगा वो हेडिंग से स्टार्ट होगा। इसके अंदर 3 तरह की हेडिंग होती है: H1, H2, H3 और H4। और वर्डप्रेस के अंदर भी आपको हेडिंग 2 से ही स्टार्ट करना है कोई भी आर्टिकल जब आप लिखते हैं। क्योंकि जो टाइटल टैग होता है ना, जैसे ब्लॉगर और वर्डप्रेस में, वो H1 टैग भी होता है, यानी कि H1 ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाता है जो मेजर हेडिंग होती है ब्लॉगर में। तो आपको वो दोबारा से आर्टिकल लिखते टाइम यूज नहीं करना है। किसी भी आर्टिकल के अंदर 2 मेजर हेडिंग नहीं हो सकती। इसी तरह से वर्डप्रेस पे जब हम टाइटल लिखते हैं तो वो H1 भी बन जाता है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल है ये, एक्सप्लेन द पोल्यूशन। ये हमारा H1 टैग है। जैसे हम कुछ भी टाइप करते हैं, एक आर्टिकल आप लिख रहे हैं एक्सप्लेन द पोल्यूशन के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर आपने लिखा, तो वहां पे टाइटल टैग में आपने डाला एक्सप्लेन द पोल्यूशन। ये आपका 60 to 70 कैरेक्टर का हो सकता है। एक्सप्लेन द एंड वेरियस फैक्टर्स अबाउट इट, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं 60 to 70 कैरेक्टर करने के लिए इसको। उसके बाद हमने इसको पैराग्राफ और एक पॉइंट्स में इसको दिखा दिया। इसके 4 पॉइंट्स है: वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, यानी कि ये H1 टैग हो गया जिसकी पूरी फैमिली। और इसके अंदर फिर हम वाटर पोल्यूशन का डिस्कस करते हैं, ये H2 टैग में आएगा। यानी कि जो H1 टैग था वाटर पोल्यूशन, उसके उसका सब है वाटर पोल्यूशन, सॉरी, H1 टैग जो आपका था पोल्यूशन, उसका सब टैग होगा वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन ये है इसका सब H1 का। उसके बाद इसका सब हो गया H3 ग्राउंड और ओशियन। एक्चुअली जो H1 है वो H2 का फादर है, H2 H3 का फादर है। यानी कि H1 सबसे पहले, उसके बाद H2 और उसके बाद H3। इस तरह से हेडिंग ये लिखी जाती हैं। जैसे एक्सप्लेन द पोल्यूशन, H1 टैग है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इसके बाद H2 टैग है, यानी कि H2 इसका सन है। ये सारे के सारे H2 में हम बाद में लिख सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, H2 का मतलब एक तरह से सन हो गया। यहाँ पे सन का नेम है वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे सन का नेम है एयर पोल्यूशन। यहाँ पे इस जो ये फादर होगा यहाँ पे, इसके H2 काफी सारे सन हो सकते हैं, लेकिन इसकी फैमिली में, ये इसकी फैमिली होगी यहाँ तक, इसकी तो ये पूरी फैमिली हो जाती है जो सबको इंक्लूड करती है, जो बिल्कुल रेड बॉक्स में आप देख पा रहे हो, जो ये H1 टैग की। और इसके बाद जो H2 टैग है उसकी फैमिली यहाँ तक है। इसके अंदर जो ये 2 H3 टैग होंगे,
जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, वो इसको पूरे को कंटेन करेंगे। यानी कि इस चीज को अगर आप डायरेक्टली पोल्यूशन के अंदर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हो ओशियन पोल्यूशन एंड मतलब H2 टैग में, तो समझ में नहीं आएगा कि ओशियन पोल्यूशन किसके अंदर आता है, वाटर के अंदर आता है या किसी और चीज के अंदर आता है, ग्राउंड पोल्यूशन में आता है या फिर सोयल पोल्यूशन में आता है, किसके अंदर आता है, कंफ्यूज हो जाएगा ना। क्योंकि वो तो कोडिंग सिस्टम है, उसको नहीं समझ में आएगा कि आपने स्मॉल और कैपिटल लेटर कैसे लिखे हैं, वहां पे वो टैग से समझता है। सो टैग्स H1 सबका फादर, उसके बाद H2 उनकी फैमिलीज। अगर आप इस फैमिली के अंदर एक और H2 बना देते हो तो एक नई फैमिली ही क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से एक फैमिली के अंदर एक, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया वाटर पोल्यूशन, अगर आप इसके अंदर ही इसको H2 लिख देते हो आपकी ओशियन पोल्यूशन को, तो ये एक न्यू फैमिली क्रिएट हो जाएगी। यानी कि आपको अवॉइड करना है, आपको उनकी कैटेगरी वाइज चलना है हमेशा, यानी कि आपको अवॉइड करना है और आपको एक कैटेगरी वाइज चलना है। इसके बाद एक्सप्लेन टैग्स ये हो गया। अगर आप जंप कर देते हो किसी भी टैग को, एक्सप्लेन द पोल्यूशन, उसके बाद आपने डायरेक्ट ओशियन पोल्यूशन लिख दिया, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके अंदर कहाँ से आया ये ओशियन पोल्यूशन, इसकी कोई फैमिली क्रिएट ही नहीं हो रही, कोई हायरार्की मेंटेन ही नहीं हो रही है। तो ये एक तरह से गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा जब आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे इस आर्टिकल को रीड करेगा कि ये इसने ऐसे कैसे लिख दिया। यानी कि डायरेक्ट इसने H1 के नीचे H3 टैग कैसे लगा दिया। अगर आप H3 टैग लगाओगे तो एक तरह से आप सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हो, और सिस्टम को कंफ्यूज करोगे तो आपका जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे अच्छे से नहीं आएंगे। आप ये इस तरह से काम करता है। हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, यानी कि ये फादर होगा, ये उसके सन, ये उनके ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन। ऐसे अगर हम एक फैमिली ट्री के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हेडिंग H1, सब हेडिंग H2। और ब्लॉगर पे जब आप कंटेंट लिखते हो कोई भी, तो टाइटल आपका 60 to 70 कैरेक्टर का होता है। जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करके, मेजर हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, पैराग्राफ। सो आपको हेडिंग से आर्टिकल स्टार्ट करना है, क्योंकि आप जब आप यहाँ पे टाइटल लिखते हो तो H1 ऑटोमेटिकली लिखा गया, यानी कि आपकी मेजर हेडिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होती जाती है। जो आपकी ये रहेगी यहाँ पे, ये टाइटल भी होगा और H1 भी होगा। तो अब बात कर लेते हैं इमेज की। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखें तो उसके अंदर एक इमेज का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई इमेज अपलोड करें तो अल्ट टैग जो है वो लगाना ना भूलें, उसका अल्ट टेक्स्ट ज़रूर दें अल्ट टैग के अंदर। और इमेज जो है वो लाइट साइज, यानी कि उसका साइज कम से कम होना चाहिए, जैसे ताकि कोई यूज़र आए जिसका नेट स्लो भी हो तो उसकी साइज उसके एंड से वो जो है फाइल जल्दी से जल्दी डाउनलोड हो सके। 30 KB के आसपास रहे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज 100 KB से नीचे रहना ही रहना चाहिए। आप 1 MB भी रख सकते हो, बट अगर नेट स्लो होगा तो बहुत टाइम ले लेगा किसी भी यूज़र का जो साइट खोलने में, तो यूज़र उससे पहले ही छोड़ के चला जाएगा। मिनिमम डायमेंशन एक इमेज का 1200 पिक्सल इंटू 675, यानी कि 1200 इसके अंदर जो है विड्थ है और ये हाइट है। और एक्सटर्नल लिंक अगर आप किसी पोस्ट में दें तो उसको, अगर वो ट्रस्टफुल साइट है तो वो उसको फॉलो करवाएं, अगर वो नॉन ट्रस्टफुल साइट है तो उसके साथ आप जो है रिलेटिव टैग जो लगाएं आप उसकी नो फॉलो की यूज़ करें। और इसके बाद लास्ट में हम बात कर लेते हैं स्कीमा मार्कअप टैग्स की। जो आप थीम यूज़ करो वो स्कीमा मार्कअप टैग सपोर्ट करती होनी चाहिए ब्लॉगर के अंदर। अगर आपके पास ऐसी थीम नहीं है तो आप हमारी थीम डाउनलोड कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे उसका जो है आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ये थीम मैक्सिमम इसका डिज़ाइन जो पॉसिबल हो सकता है कि ब्लॉगर थीम का, वो हमने दिया है। और इसके बाद इसके अंदर मैक्सिमम एसईओ जो पॉसिबल है, HTML5 टैग्स और जो माइक्रो टैग्स होती हैं वो हमने लगाई हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।